आज एक टॉपिक हम पढ़ेंगे, एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइस। किसी इलेक्ट्रिक डिवाइस की एफिशिएंसी क्या चीज है। तो पहले हम समझते हैं एफिशिएंसी किसी के लिए भी क्या मतलब रखता है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एफिशिएंसी, या सिग्निफिकेंट क्या है एफिशिएंसी का। एक्चुअल में एफिशिएंसी किसी भी यूनिट की निकाली जाती है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की निकाली जा सकती है। मेरी भी आप निकाल सकते हैं एफिशिएंसी। जैसे क्या है, हमको 8 बेल्स मान लीजिए आपको पढ़ाना है, या 8 आवर्स हमें आपको पढ़ाना है, लेकिन हम 6 आवर्स आपको पढ़ा पाते हैं और 2 आवर्स में मेरी कैपेसिटी डाउन हो जाती है, मेरी एनर्जी डाउन हो जाती है। तो मेरी एफिशिएंसी 8 आवर्स में से केवल कितनी है, 6 है, यानी 6/10, 6 आउट ऑफ 10 ये मेरी एफिशिएंसी है। यानी मैं अपने वर्क को कितनी एबिलिटी से कर पाता हूं, वही हमारा क्या है, एफिशिएंसी है। अब किसी इलेक्ट्रिक डिवाइस की एफिशिएंसी हमसे पूछ रखा है, तो अगर इलेक्ट्रिक डिवाइस की एफिशिएंसी है तो जैसे कोई एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। जैसे मेरे पास बल्ब है मान लेते हैं, तो बल्ब क्या है, अब बल्ब में आपने 10 एम्पियर करंट दिया, या मान लीजिए बल्ब को आपने 100 जूल्स प्रोवाइड किया इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में, 100 जूल्स दिया। अब बल्ब ने हुआ क्या, उस बल्ब ने 5 जूल को तो लाइट में कन्वर्ट किया और 95 जूल बल्ब ने हीट में डिसिपेट कर दिया। पहले जो बल्ब आते थे 100 वाट के, वो करते क्या थे, वो हीट ज्यादा डेवलप करते थे, लाइट कम डेवलप करते थे। यानी उसकी एफिशिएंसी कितनी थी, जितना पूरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जितना पार्ट वो लाइट में कन्वर्ट करता था, वो बल्ब की क्या थी, वो बल्ब की एक्चुअल में यूजफुल एनर्जी थी। ठीक है, और बाकी बल्ब ने जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का 95% जो उसने हीट में कन्वर्ट कर दिया, तो उस हीट का मैंने किया क्या, मैंने तो बल्ब लाइट के लिए लगाया था, तो वो हीट हमारा एटमॉस्फेयर में डिसिपेट हो जाएगा। तो 95% जो है आपका, ये आपका लॉस हो जा रहा है। उस बल्ब के लिए बात कर रहा हूं, तो बल्ब की एफिशिएंसी क्या हुई, वो 5%, वो जो 5% इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो लाइट में कन्वर्ट हुई, ठीक है ना, तो 5/100 ये उस बल्ब की एफिशिएंसी है। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस की एफिशिएंसी उसके यूजफुल वर्क से होती है, या इस बात से होती है कि उस इलेक्ट्रिकल डिवाइस ने जिस एम के लिए उसको बनाया गया है, उस एम में वो कितनी एनर्जी का लॉस कर रहा है। ठीक है, जैसे अगर आप समझने की कोशिश करें, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, मोटर आप जानते हैं, मोटर के अंदर कॉइलिंग होती है, वाइंडिंग होती है। कोई भी मोटर होता है उसके अंदर तार भरे होते हैं ऐसे राउंड 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 करके। तो नॉर्मली मोटर का वर्क होता है चीजों को घुमाना, रोटेट कराना, घुमाना चीजों का। जैसे पंखे में भी आपके मोटर लगा है, वॉशिंग मशीन में लगा है, मिक्सी में लगा है, कूलर में लगा है, जितने भी फैन डिवाइस हैं उन सब में, जितने भी रोटेटर डिवाइस हैं उन सब के अंदर क्या लगा होता है, मोटर लगा होता है। तो अब मोटर का काम क्या है, चीजों को घुमाना। तो नॉर्मली चीजों को घुमाने के लिए उसके अंदर टार्क डेवलप किया आता है। क्या डेवलप किया आता है, टार्क डेवलप किया आता है। क्या डेवलप किया आता है, टार्क। तो ज्यादा आपसे बात नहीं करते हैं, बस घुमाने के लिए आप मोटर लगाते हैं। ठीक है, तो मोटर का काम घुमाना है, तो घुमाने का मतलब गोल गोल चलाना है। तो गोल गोल चलाने के लिए मोटर का काम क्या है, मैकेनिकल वर्क करना। कौन सा वर्क करना, मैकेनिकल। पंखा चलता है, मैकेनिकल वर्क करता है, ठीक है ना, काइनेटिक वर्क करता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब यह है कि मोटर का काम है मैकेनिकल वर्क करना, मैकेनिकल वर्क। तो मोटर के पावर को आप किसमें लेंगे, मैकेनिकल पावर में लेंगे। लेकिन मोटर को देर काम करने के बाद हीट हो जाता है, गर्म कर देता है। आप सोचिए कि काम तुम्हारा घूमना था और तुम घूमने के साथ साथ हीट भी होने लगे। यानी मोटर कर क्या रहा है, मोटर तुमने मान लीजिए कोई ईएमएफ सोर्स लगाया होगा, कोई सेल लगाया होगा, तो तुम्हारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मोटर 2 पार्ट में कन्वर्ट कर रहा है। एक तो किसमें, एक तो मैकेनिकल वर्क, मोटर घूम रहा है, उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है मैकेनिकल एनर्जी में। और दूसरी चीज, मोटर हीट हो जा रहा है। तो तुम्हारी दी हुई इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो तुम यहां से इलेक्ट्रिक एनर्जी सेल या बैटरी से, या जो अपने घर के बोर्ड से जो तुम इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे हो, उस इलेक्ट्रिक एनर्जी का दूसरा पार्ट कहां जा रहा है, हीटिंग पावर में जा रहा है, क्योंकि मोटर हीट हो जा रहा है। तो यूजफुल वर्क तो केवल एक हुआ, कौन वाला, मैकेनिकल पावर। यानी मोटर से तुमको बेनिफिट से और केवल मैकेनिकल पावर का मिला, ठीक है, जिसको तुमने इसलिए यूज किया है मोटर को। और बाकी जो तुम्हारी हीट प्रोड्यूस हो रही है मोटर में, वो ऐसे एटमॉस्फेयर में डिसिपेट हो जाएगा, वो हमारे बेनिफिट का ही नहीं है, ना वो हमारे यूजफुल का रह गया। ठीक है, तो कुल मोटर की कहानी ये बनी कि सर मोटर जो है, दे मैं मोटर को कितना रहा। अगर जानते हैं, अगर मोटर ये हीट ना डेवलप करता ना, हीट, तो ये हीट के हिस्से का जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी था, चूंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही मैकेनिकल में एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है मोटर के द्वारा, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही भाई मोटर, उस मोटर के अंदर चूंकि रेजिस्टेंस है, आपको पता है कि कोई भी जो अभी समझाया, ये मोटर के अंदर ये जो वायर लगा होता है ना, तो वायर का रेजिस्टेंस होता है, और रेजिस्टेंस करंट के थ्रू हीट डेवलप करता है। तो करंट आया कहां से, करंट आया इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से करंट के थ्रू मोटर ने ना सिर्फ मैकेनिकल वर्क किया, बल्कि हीट भी डेवलप किया, और हीट हमारे लिए यूजफुल नहीं है, यूजलेस है। तो इनका काम सिर्फ था मैकेनिकल वर्क करना, तुम हीटिंग पावर भी डेवलप कर रहे हो। यानी मोटर ने जितना इलेक्ट्रिकल पावर टोटल लिया है, किससे इलेक्ट्रिकल पावर लिया है, ईएमएफ सोर्स से, उसने उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक मैकेनिकल पावर में, एक हीटिंग पावर में। हीटिंग पावर हमारे लिए यूजलेस है। यानी अगर ये हीटिंग पावर ना डेवलप होता, अगर ये जो इंडक्टर है, जो हमारी कुंडली है, जो कॉइल, अगर हीट ना डेवलप करता, तो हीट के हिस्से का जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो भी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती। यानी मोटर अगर 100 राउंड मान लेते हैं घूमता है, तो अगर हीट ना डेवलप होता तो हीट वाली एनर्जी भी मैकेनिकल वर्क में जाती और 110 राउंड घूम सकता था। ठीक है ना, तो उसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती। ठीक है, जैसे 10 में से आपको 10 नंबर में से टेस्ट देने और आप 6 नंबर पाए, तो 6 जो है आपका 10 आपकी एफिशिएंसी हुई। तो 4 कहाँ गए आपके, जो 4 आपके थे वो आपकी लापरवाही में चले गए। वो लापरवाही ही तुम्हारा हीट है। अगर वो लापरवाही नहीं करते तो वो लापरवाही भी तुम्हारी एग्जाम में अच्छा नंबर बनकर आता सामने, तो वही हीट आपका मैकेनिकल वर्क बनकर सामने आता। तो भैया कैपेसिटी तुम्हारी पूरी कितनी है वर्क करने की, पूरा पावर, वर्किंग पावर तुम्हारा पूरा कितना है, तुम्हारा पूरा जो वर्किंग पावर है वो पावर इनपुट कहा जाएगा, उसमें मैकेनिकल और प्लस हीट आएगा। लेकिन आपने उसमें से यूजफुल वर्क कितना दिया, केवल पावर आउटपुट उसको कहेंगे, वो आपका सिर्फ मैकेनिकल है। जो आपका आउटपुट, जो रिजल्टेबल, जो आपका
पावर है वो है सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल। लेकिन आप पूरी एनर्जी ले कितने रहे हो, दो फॉर्म में ले रहे हो, मैकेनिकल के लिए भी ले रहे हो और कौन वाला भी ले रहे हो, हीट के लिए। मैकेनिकल के लिए भी तुमने इलेक्ट्रिक एनर्जी ली, हीट के भी ली, और लेकिन आप रिजल्ट केवल किसका दे रहे हो, मैकेनिकल का, वो तुम्हारा आउटपुट है। ले कितना रहे हो, 2 का ले रहे हो मैकेनिकल और हीट का, वो तुम्हारा इनपुट है। और इन दोनों का जो रेशियो है भाई एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइस है। समझ गए भैया इस चीज को। तो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइस को आप डिफाइन कैसे करेंगे, रेशियो ऑफ द पावर इनपुट, आउटपुट एंड पावर इनपुट। तो पावर आउटपुट जो आपका यूजफुल है मैकेनिकल, जो उद्देश्य था आपके मोटर का, जो एम था, लेकिन वो दो जगहों पर दो तरीके से इलेक्ट्रिक एनर्जी को लॉस कर रहा है, मैकेनिकल और इसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। समझ गए होंगे बात मेरी बात क्या है बेटा, एफिशिएंसी भैया तुम्हारा यूजफुल वर्क अपान जितना आपने टोटल इलेक्ट्रिक पावर दिया है। तो यूजफुल पावर आपका जो मैकेनिकल फॉर्म में दिख रहा है। बल्ब के लिए क्या होगा, बल्ब के लिए आपका 2 होगा, कौन कौन, एक लाइट और बल्ब। भाई बल्ब 2 चीजें प्रोड्यूस कर रहा है, लाइट और हीट, लेकिन यूजफुल कौन है, लाइट। तो लाइट की एनर्जी या लाइट की पावर अपान हीटिंग पावर प्लस लाइटिंग पावर, तो दोनों मिला लीजिए। तो ये इनपुट है, दोनों उसमें दोनों कैपेबिलिटी है उसमें, हीटिंग और लाइटिंग, लेकिन यूजफुल कितना है, सिर्फ लाइटिंग। तो लाइटिंग अपान हीटिंग प्लस लाइटिंग, ठीक है ना। ये पूरा आपकी बल्ब की एफिशिएंसी। ऐसे मोटर डिवाइस का जो एफिशिएंसी होगा, किसी भी डिवाइस की एफिशिएंसी, पावर आउटपुट अपान पावर इनपुट। पावर आउटपुट अगर मोटर है तो मैकेनिकल पावर सिर्फ, लेकिन अगर जो है मतलब कोई और भी चीज होता, लाइट बल्ब होता, तो जो है लाइट एनर्जी या लाइटिंग पावर जो भी आप कह लीजिए। तो कुल मिलाकर के एफिशिएंसी का मतलब यूजफुल या पावर आउटपुट अपान क्या, पावर इनपुट। समझ गए होंगे आप मेरी बात को, आई थिंक समझ में आया होगा। तो कोई डिवाइस कितना यूजफुल वर्क करता है और टोटल उसको एनर्जी कितनी दी गई थी, यानी तुम्हारा यूजफुल एनर्जी का जो मतलब यूजफुल वर्क करने की तुम्हारा पावर, किसी भी डिवाइस के यूजफुल वर्क करने का पावर, और अपान पूरा उसने जितना एनर्जी लिया था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जितनी ली थी, सोर्स से जितनी एनर्जी ली थी। तो सोर्स से तुमने 100 जूल्स थी, उसमें 80 जूल का तुमने मैकेनिकल काम किया अगर मोटर है, और 20 जूल तुम्हारी हीट में चली गई, तो अपना हीट जो है हमारा वो यूजलेस है। तो फिर आउटपुट तुमने कितने का दिया, सिर्फ 80 का दिया, तो 80 अपान 100, ये आपका हो गया एफिशिएंसी। समझ गए होंगे बात मेरी बात को, आई थिंक। हेलो, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे पावर आउटपुट ऑफ अ डिवाइस, किसी इलेक्ट्रिक डिवाइस का आउटपुट पावर या पावर आउटपुट कह सकते हैं आप। पावर आउटपुट ऑफ अ इलेक्ट्रिक डिवाइस, इलेक्ट्रिक डिवाइस का पावर आउटपुट। और इलेक्ट्रिक डिवाइस का पावर आउटपुट मतलब कितना आउटपुट पावर इलेक्ट्रिक डिवाइस में मिलता है। अच्छे से समझ लीजिए पावर आउटपुट का मतलब आपने सेल लगाया, सेल से बल्ब लगा दिया कोई, और बल्ब कितना मैक्सिमम पावर दे रखा है उस बैटरी के ईएमएफ पर या उस सेल के ईएमएफ पर। आपने किसी बल्ब को एक सेल से चलाया, उस सेल का जो भी ईएमएफ हो, उस ईएमएफ पर मैक्सिमम कितना या कितना आपने, मैक्सिमम तो एक स्पेशल कंडीशन है, तो एक बल्ब कितना पावर दे रखा है उस सेल से, ये उसका पावर आउटपुट है। अब आप समझ के होंगे मेरी बात को। तो पावर आउटपुट ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइस, कोई एक इलेक्ट्रिक डिवाइस ले लेते हैं। सबसे सिंपल इलेक्ट्रिक डिवाइस हमारे लिए कौन है, मोटर है। अब ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा आपसे, बहुत छोटी छोटी बात करूंगा। देखिए हुआ क्या चीज़ है, आपका मोटर का एक डिवाइस का पावर क्या है, आउटपुट। समझिएगा इस चीज़ को। तो डिवाइस का पावर आउटपुट, सेल के पावर आउटपुट की आज मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, इसको समझिएगा मेरी बात को, नोटिस रखिएगा। सेल के पावर आउटपुट को नहीं, डिवाइस के पावर आउटपुट को, ठीक है ना। तो अब आप समझिए इस चीज़ को। जैसे सेल का तो आप समझ गए हैं, डिवाइस का आउटपुट कितना है। वैसे ही है, एक मोटर है, मान लेते हैं एक मोटर है। मोटर में आपको समझा दे रहे हैं, मोटर में असल में जो वायर लगी होती है वो ऐसे लगी होती है। ये इसका नाम इंडक्टर है। लेकिन ये जो स्प्रिंग है ना, ये भी तो मेटल की ही बनी होती है, और हर मेटल का अपना क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टिविटी होती है। जब इसमें करंट फ्लो होगा तो मोटर का जो काम है वो क्या है, मैकेनिकल वर्क करना। जैसे मिक्सी में घुमाता है, वॉशिंग मशीन में घुमाता है मोटर, पंखा घुमाता है मोटर, पानी को ऊपर चढ़ाता है तो पानी को जमीन से निकालता है ना, तो अंदर मोटर लगा होता है। तो मोटर का काम है अपना मैकेनिकल वर्क करना, यानी सच कहें तो मैकेनिकल पावर देना, ये मोटर का काम है। लेकिन जो मोटर जो करंट ले रहा है वो सिर्फ मैकेनिकल वर्क ही नहीं कर रहा है, उस करंट से जिस मेटल का बना हुआ इंडक्टर है, ये कॉइल जो आप देख रहे हैं, उसका अपना रेजिस्टेंस है। तो इस करंट के थ्रू कुछ ना कुछ ये रेजिस्टेंस जो है इस वायर का, इस कॉइल का, वो हीट भी डेवलप करता है, यानी साथ ही साथ वो हीट भी प्रोड्यूस कर रहा है, हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस कर रहा है। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें मोटर की पावर में एक और पावर ऐड होगा, वो आप कह सकते हैं हीटिंग पावर कह दीजिए। ये टोटल मोटर के लिए इनपुट है,
ये मोटर का टोटल, मतलब मोटर खुद जितनी टोटल एनर्जी ले रहा है उसकी टोटल पावर, अगर काश वो इस हीट वाले को भी किसमें ले पाता, हीट डेवलप ही नहीं करता, उस हीट का भी जो पार्ट है एनर्जी का वो भी किसमें लगा देता, मैकेनिकल पावर में, जो उसका काम है। जैसे क्या हो, पंखा चलते चलते गर्म हो गया, तो जो गर्म होने वाली एनर्जी है वो भी पंखे को चलाने में वेस्ट हो, ना कि मतलब पंखे को यूज घुमाने में यूज हो। बल्ब जला रहे हैं तो बल्ब गर्म भी हो गया, काश वो जो बल्ब में हीट डेवलप हो रहा है वो हीट का जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो भी यूज हो जाए बल्ब की लाइट प्रोड्यूस करने में, वही काम मैं कह रहा हूं। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि बिल्कुल भी हीट डेवलप ना हो। तो ये जो टोटल ये इनपुट पावर है, ये पावर इनपुट है मोटर का, मैकेनिकल पावर और प्लस हीटिंग पावर, ठीक है। अब लेकिन मोटर का आउटपुट तुम्हें सिर्फ क्या मिला, आउटपुट सिर्फ तुम्हें मोटर का मैकेनिकल मिल रहा है। हीट वाला तो ऐसे एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा भाई, तार गर्म होगा ठंडा हो जाएगा, सारा हीट एनर्जी तो एटमॉस्फेयर में चला गया है। लेकिन मोटर ने जो मैकेनिकल वर्क किया, चाहे पंखे को घुमाया, चाहे वॉशिंग मशीन को, चाहे मिक्सी को, या पानी को ऊपर चढ़ाया, जो भी किया उसने, वो उसका मैकेनिकल पावर, ये आउटपुट है जो हमको दिखाई दे रहा है, जो हमारे यूज में आ रहा है। तो फिर जो आउटपुट पावर होगा, यानी जो पावर आउटपुट होगा मोटर का, वो सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल पावर होगा। देखिए इस क्वेश्चन में, मतलब इस थ्योरी में एक और क्वेश्चन है, पहले हम आपसे बताए थे। क्वेश्चन क्या है, कह रखा है कि कोई इलेक्ट्रिक मोटर है और वो किस पर चल रहा है, डीसी सोर्स पर चल रहा है, जिसका ईएमएफ ई है। मोटर है, डीसी सोर्स पर चल रहा है, ईएमएफ ई है, और सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर है। क्लियर हुआ। कह रखा है कि दिखाइए कि पावर आउटपुट ऑफ द सोर्स का जो पावर आउटपुट है वो तब मैक्सिमम होगा जब करंट उस सोर्स से कितना निकल रहा हो, E/2R। क्वेश्चन समझे। क्वेश्चन ये है भैया, एक मोटर है, इस मोटर का इंटरनल रेजिस्टेंस, सॉरी ये मोटर है, ये कौन है, मोटर है। मैं मान लेता हूं इस मोटर का रेजिस्टेंस कैपिटल कितना है, R है, और ये मोटर एक डीसी सोर्स से लगा हुआ है, और इस डीसी सोर्स का ईएमएफ ई है, और इस डीसी सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल कितना है, आर है। मान लेता हूं इस मोटर पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी है। कह रखा भैया साफ साफ क्या कह रखा है कि सो दैट द पावर आउटपुट पावर, इस पर जो यहां पर पावर है, आउटपुट पावर ऑफ द सोर्स, यानी इसका आउटपुट पावर, मतलब इसका आप आउटपुट पावर समझ गए, इसका आउटपुट पावर मतलब इसमें कितना लॉस हो रहा है, इसमें कितना लॉस हो रहा है। तो आउटपुट पावर ऑफ द सोर्स कब मैक्सिमम होगा, जब करंट, इस मोटर ने कितना करंट ले रखा हो, E/2R। क्वेश्चन यही है कि जब मोटर ईएमएफ सोर्स से E/2R करंट खींच रहा हो तो उस समय इस मोटर का, इस सोर्स का पावर आउटपुट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यही आपको शो करना है भैया। क्या शो करना है कि पावर आउटपुट मैक्सिमम होगा, वो भी जब करंट E/2R हो। आइए देखते हैं पावर आउटपुट। आपको मैंने पढ़ा रखा है V = E-IR, ये आपने पढ़ा है कि जो टर्मिनल पोटेंशियल होगा EMF - IR होगा। पावर निकालना है, आप निकाल सकते हैं। ये V इस पर है तो इस पर पावर अगर P मान लेते हैं तो V × I, और E × I टोटल पावर हो गया, इनपुट, टोटल इनपुट पावर हो गया, टोटल इनपुट हो गया, और माइनस यही इतना माइनस कर दो भाई, I मल्टी कराओ, यहां पर भी I मल्टी कराओ, I² R। ये आपका पावर आउटपुट है, ये पावर आउटपुट है, ये EI - I² R। मैं पावर आउटपुट मैक्सिमम चाहता हूं, पावर आउटपुट क्या चाहता हूं, मैक्सिमम, ये P मैक्सिमम चाहता हूं, P मैक्सिमम चाहता हूं। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, आपको पढ़ाया गया है मैक्सिमम और मिनिमम में कि मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू ये टॉप पॉइंट पर होती है, और यहां पर जो टेंजेंट होता है, जो भी टेंजेंट होता है उसका जो ग्रेडियंट होता है वो कितना होता है, 0। अगर मैं कह दूं आपसे ये y एक्सिस, ये सब पढ़ा है आपने बचपन में, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, तो आप लिखते हैं ddx ऑफ y = 0। जहां पर मैक्सिमम है या जहां पर मिनिमम है वहां पर भी
यहां पर ग्रेडियंट 0 आता है। आज हमारा जैसे, और ये तब है जब इसका फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट। y डिपेंड करता है x पर। ठीक उसी तरीके जैसे पावर डिपेंड कर रहा है। देखो स्मॉल r फिक्स्ड है, कैपिटल E फिक्स्ड है, तो वेरिएबल कौन है i। तो भैया ये आपका वेरिएबल है x की तरह, ये आपका y की तरह कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं। कुल मिलाकर के अगर p मैक्स चाहते हो तो dp बाई डी आई इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0। बिल्कुल इस पॉइंट की तरह मैक्सिमम चाहे मिनिमम पर आपका टेंजेंट 0 होता है। समझता रहे आप। अब dp बाई डी आई आपको 0 शो करना है, तो आइए dp बाई डी आई यहां पर कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, e को बाहर कर लिया तो i के लिए हो जाएगा डी आई ऑफ आई माइनस, ये बेटा कांस्टेंट को बाहर कर लो स्मॉल r को, और डी डी आई ऑफ आई स्क्वायर, इनका कर देते हैं डिफरेंशिएशन। dp बाई डी आई भैया e माइनस स्मॉल r मल्टी आई स्क्वायर का होगा 2i, सबको पता है डिफरेंशिएशन करना। फार्मूला होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, सबको पता है। सॉरी डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n का फार्मूला यही होता है। तो प्रभु dp अपॉन डी आई इज इक्वल टू ई माइनस बेटा 2i इंटू क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। और आप अगर मैक्सिमम चाहते हैं, ये p मैक्स चाहते हैं, तो dp अपॉन डी आई इज इक्वल टू 0, ये 0 हो जाएगा। e माइनस आई आर 2ir इधर ले आओ, 2ir इज इक्वल टू ई, और i इज इक्वल टू ई अपॉन कितना 2r। हम तो तुमसे पहले ही कहे कि भैया अगर आप पावर मैक्सिमम चाहते हैं, आउटपुट पावर मैक्सिमम चाहते हैं, तो आपका करंट ई अपॉन कितना होना चाहिए, 2r होना चाहिए। ठीक है, देखिए इसी में एक क्वेश्चन और है, करेक्ट है, सो दैट द पावर आउटपुट ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर इज मैक्सिमम। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिक मोटर का जो पावर आउटपुट होगा वो मैक्सिमम होगा। अब पावर आउटपुट आप समझ रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिक मोटर सबसे अधिक पावर के साथ काम करेगी, मैक्सिमम पावर के साथ काम करेगी। कब, यानी जिस समय मोटर पूरी क्षमता से काम कर रहा है, पूरी कैपेसिटी से, फुल पावर से काम कर रहा है। कर रखा है कि उस कंडीशन में बैक ईएमएफ जो होगा, कौन सा ईएमएफ, बैक ईएमएफ। हर सेल का अपना या हर ईएमएफ सोर्स का अपना एक बैक ईएमएफ होता है, यानी अपनी, यानी क्या, वो सेल खुद भी अपोज करता है करंट फ्लो का। आप पढ़ चुके हो, इंटरनल रेजिस्टेंस ये सब करता है। तो कह रहा है किस कंडीशन में, या उस कंडीशन में जब आपकी जो पावर आउटपुट है, इलेक्ट्रिक मोटर का जो पावर आउटपुट है, मोटर का जो पावर आउटपुट है, ठीक है, वही फोन देखने लगे थे कि भैया मोटर का जो पावर आउटपुट होगा वो जब मैक्सिमम होगा, वो जब क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यानी मोटर का पावर आउटपुट मैक्सिमम हो, तो चाहे कहे तो जब मैक्सिमम होगा या तब, या फिर देन मैक्सिमम, या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, द आउटपुट पावर या पावर आउटपुट ऑफ ए मोटर इज मैक्सिमम व्हेन द बैक ईएमएफ इज हाफ ऑफ द सोर्स ईएमएफ। ऐसे भी पूछ सकता है, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है, इन द कंडीशन ऑफ द हाफ बैक ईएमएफ, या फिर इन द कंडीशन ऑफ द हाफ वैल्यू of back EMF of source EMF when the power output of electric motor is maximum। क्या चीज, कि जिस कंडीशन में बैक EMF सोर्स EMF का आधा होगा, उसमें पावर आउटपुट किसी मोटर का क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्वेश्चन को समझ पाए, नहीं समझ पाए तो गधे तो हुई, कैसे समझोगे। देखो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, कह रखा है कि प्रूफ करिए, क्या चीज, कि किसी भी मोटर का मैक्सिमम पावर आउटपुट होगा, यानी कोई भी मशीन अगर है तो उसका आउटपुट पावर मैक्सिमम तब होगा कि जब बैक EMF जो है वो सोर्स EMF का आधा हो। समझ गए इस चीज को। लेकिन उस कंडीशन में एक शर्त और रख दिया, क्या, कि ये सारी बातें तब सही होंगी जब आपके मोटर में जो वायर की बाइंडिंग हुई है, तार का जो मतलब जाल बनाया गया है, बाइंडिंग हुई है, उसका कोई एक रेजिस्टेंस ना हो, मतलब नो रेजिस्टेंस ऑफ द बाइंडिंग वायर। समझ गए मेरी बात को, समझ गए। पता नहीं आप इस क्वेश्चन को समझे कि नहीं, ठीक, कोई बात नहीं, समझे तो भी ठीक है, नहीं समझे तो भी ठीक है। देखिए है क्या, आपका भैया ये मोटर है, इस मोटर का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0, ऐसा क्वेश्चन कह रखा है कि भैया ये जो सोर्स से लगाए गए हैं, इस सोर्स का, समझदार तो आप ही है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल कितना है, R है, इसमें करंट की वैल्यू कितनी है, I है, और आपको पता है टर्मिनल वोल्टेज कितना है, V है। सब कहानी आपको पहले से पता है। क्वेश्चन क्या कह रखा है, क्वेश्चन ने कह रखा है भैया कि पावर आउटपुट इलेक्ट्रिक मोटर का मैक्सिमम होगा कि जब बैक EMF, अगर मैं मान लूं कि E डैश बैक EMF है, सेल का बैक EMF होता है, सबको पता होता है ना कि सेल खुद ही अपोज करता है करंट फ्लो का, सेल खुद अपोज करता है करंट फ्लो का, तो बैक EMF सेल में होता है, ठीक है। और कह रखा है कि सोर्स EMF, आप खुद मान लीजिए सोर्स EMF कैपिटल कितना E, कह रखा है कि भैया जब बैक EMF सोर्स EMF का आधा होगा और उस कंडीशन में पावर आउटपुट मैक्सिमम होगा।
ठीक है ना, यानी कहने का मतलब पावर आउटपुट जब मैक्सिमम होगा तो बैक ईएमएफ सोर्स ईएमएफ का हाफ होगा। और आपको एक कंडीशन दे रखा है कि भैया मोटर के अंदर जो कॉइलिंग हुई है उसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है ना, ये आप देख लीजिए, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, आइए आपको दिखा देते हैं। देखो एक मोटर है, मोटर का रेजिस्टेंस 0 है, आपने इसको सोर्स से लगा दिया है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, करंट फ्लो कितना हो रहा है, आई हो रहा है। नो डाउट अच्छी तरीके से पता है इसका सोर्स ईएमएफ कैपिटल ही है, ये सोर्स ईएमएफ है। ठीक, बैक ईएमएफ इसका ई डैश है, अच्छे से पता है। इस समय इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, निकाल लो करंट ई माइनस ई डैश अपान स्मॉल आर, चूंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है नहीं। और आपको पता है कि भैया जब आपका पावर आउटपुट मैक्सिमम होगा, पावर आउटपुट मैक्सिमम जब होगा तो आपको अच्छे से पता है आई इज इक्वल टू कितना होता है, मैं निकाल के दिखाया हूँ, ई अपान कितना होता है 2R होता है। आपको मैं निकाल के दिखाया कि जिस समय पावर आउटपुट मैक्सिमम उस समय ये होता है करंट, और आपने करंट निकाला अभी वही कंडीशन लगा करके पावर आउटपुट, तो आपके हिसाब से आया, तो दोनों वैल्यूज सेम होगी। दोनों वैल्यूज सेम कर लो सेम, ई माइनस ई डैश अपान आर और ई बाई 2R, आर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आर कैंसिल हो जाएगा, कुछ करना नहीं है, ई इसको इधर ले आओ, माइनस ई बाई 2, ये उधर जाएगा ई डैश, तो ई डैश आपका ई बाई कितना आ गया 2, बैक ईएमएफ सोर्स ईएमएफ का हाफ आ गया ना, ये बात हो गया डर। ठीक है।